गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आ चुके हैं एग्जेम्पशंस पे। एग्जेम्पशन दो पार्ट के होते हैं, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल हम पढ़ चुके, रिवाइज भी कर चुके। कंडीशनल पे आते हैं। कंडीशंस किस बात पे होती है कि आपको सो एंड सो कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, उससे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, उस कैपिटल गेन को आप चाहो तो एग्जेम्प्ट करा सकते हो। सर कैसे कराएंगे? हम तो चाहते ही एग्जेम्प्ट हो जाए। कैसे कराएंगे कि हमारे बताए हुए रास्तों पे आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो बताओ सर कौन कौन से रास्ते हैं। तो वन बाय वन सेक्शन 54 की सीरीज में हम पढ़ रहे थे। पहला था सेक्शन 54 इटसेल्फ, कोई एबीसीडी नहीं है उसमें। सेक्शन 54, आपने अपना रेसिडेंशियल हाउस सेल करके कोई नया रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया हो, तो जितने का भी परचेज किया है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये एग्जेम्पशन, अब मैं कंडीशंस बोल रहा हूं, आप चेक करते रहना अपने नोट्स पे। ये वाली सिंगल वाली शीट ले लो आप अपने हाथ में, ठीक है। पहली कंडीशन, घर बेच के घर। दूसरा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। आपका घर लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एग्जेम्पशन, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 10 करोड़। घर खरीदने के लिए आपके पास 1 साल पहले, 2 साल बाद, कंस्ट्रक्शन 3 साल तक कंस्ट्रक्ट करा सकते हो। क्योंकि 2 साल 3 साल लंबा टाइम है, हमें तो सरकार को हिसाब अभी देना है 4 महीने में, तो आप वो अमाउंट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में जमा करा सकते हो। जितना जमा कराओगे वो डीम्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, लेकिन फिर आपको उस अमाउंट से घर ही खरीदना पड़ेगा। आपने उस अमाउंट का मिस यूटिलाइजेशन किया, या 3 साल बाद वो अनयूटिलाइज रह गया, तो जिस साल में मिस यूटिलाइज किया उस साल में लॉन्ग टर्म टैक्सेबल, जिस साल में वो अनयूटिलाइज रह गया उस साल में लॉन्ग टर्म टैक्सेबल। जो नया घर आप खरीदते हो उसकी लॉक इन पीरियड है 3 साल। 3 साल में नए घर को आप बेच नहीं सकते। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर, जब से आपने परचेज किया है तब से 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने उसको बेच दिया, तो उस मकान की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम किया था वो माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग कॉस्ट। अगर शॉर्ट टर्म है तो एज इट इज माइनस होगा, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन करके माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कोई डाउट है? अभी नहीं आ रहा, बाद में, ठीक है। इसमें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे दी, वंस इन अ लाइफ टाइम, कि अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक है तो आप चाहो तो 2 मकान खरीद के एग्जेम्पशन ले सकते हो, नहीं तो एक के बदले में एक का एग्जेम्पशन तो है ही से। इस सेक्शन में खास बात एक है, जो आज अपन सेक्शन पढ़ने वाले 54F, उससे रिलेटेड। इस सेक्शन में, ये सेक्शन आपको इस चीज के लिए बाउंड नहीं करता कि आपके पास ऑलरेडी कितने मकान हैं, इस पे ये बाउंड नहीं करता। मतलब मैं यूं कहूं कि मेरे बाप के पास 10 मकान है लाइन से, उन्होंने एक बेचा एक खरीदा, एग्जेम्पशन मिलेगा? मिलेगा। आज जो अपन सेक्शन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है सर। फिर उसमें क्या है वो अभी जब अपन पढ़ेंगे तब। हाल फिलहाल बस ये क्या याद रखना है, सेक्शन 54 बहुत सिंपल है। घर के बदले में घर, कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक ही मकान होना चाहिए आपके पास, 2 ही होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन ने पढ़ा सेक्शन 54B। सेक्शन 54B में हमने पढ़ा कि अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर्ड हो रही है तो 1037 आपने खुद ने सोल्ड करा है, तो कोई सी भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लो 2 साल के अंदर अंदर, कैपिटल गेन मिल जाएगा। 2 साल का टाइम है, जमा करा दो, मिस यूटिलाइज अनयूटिलाइज मत रहने देना। नया वाला लैंड 3 साल के अंदर अंदर बेच मत देना, बेचोगे तो कॉस्ट में से एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। पढ़ रखा है ये अपन ने, समझ में आ रहा है? चलो इतनी स्पीड में चलूँ मैं, चल रहा है सबको? थोड़ा धीरे करूँ, चलेगा? ओके। नेक्स्ट अगला है कि 54D, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बदले में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में 2 चीज आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग भी आएगी, सॉरी लैंड भी आएगी और बिल्डिंग भी आएगी, ठीक है। और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अब मैं एक राज की बात बता रहा हूं, कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना, बहुत क्लियरली सुनना। जितनी चीजों को एक्सक्लूड कर रहा हूं उसको एक्सक्लूडेड रहने देना। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सर, अभी तक जो असेट बात कर रहे थे वो पर्सनल असेट हो सकते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ। खेती बाड़ी तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है, देख लो जरा, एचयूएफ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसके लिए है? एनईएसएससी के, क्योंकि इंडस्ट्री मतलब बिजनेस मेरा। तो जब आप किसी जमीन जायदाद पे बिजनेस करते हो तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगाते हो, और होप आपको इतना क्लियर होगा कि लैंड पे तो कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिशिएबल असेट पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना अभी तक मैंने नहीं सिखाया है। ये टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी अपन ने सीखा नहीं है। मतलब यूँ समझ लो कि अब जब मैंने इंडस्ट्री सेटअप करी तो मैंने ज़मीन अलग खरीदी थी,
उसके ऊपर बिल्डिंग अलग बनाई थी। तो एक असेट है लैंड, एक असेट है बिल्डिंग, दो असेट है मेरे पास, ठीक है। लैंड जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता उसके लिए तो आम जिंदगी इंडेक्सेशन करके माइनस कर दो। बिल्डिंग जो एक डेप्रिशिएबल एसेट है उसके लिए कैलकुलेशन में अलग से सिखाऊंगा। दोनों ही कैपिटल गेन आप एग्जाम करा सकते हो अगर आपने नई लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर ली हो, परचेज कर ली। तो अभी जितना पड़ा उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बदले में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है। नई वाली वापस से 3 साल में बेच नहीं सकते, बेचोगे तो कॉस्ट में से एग्जेम्पशन क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। 2 साल 3 साल है तुम्हारे पास तो आप क्या कर लोगे, पैसे जमा करा दोगे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में। मिस यूटिलाइज मत करना, अनयूटिलाइज मत रहने दें, ठीक है। समझ में आया? ओके। अच्छा, इसमें एक बहुत डिटेल्ड वाली बात, इसमें 2 साल नहीं होते, डायरेक्टली 3 साल है। देखो इसमें 2 साल नहीं, क्योंकि बनी बनाई हमें कहीं मिलती नहीं, हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन तो करवाना ही पड़ता है। तो इसमें 3 साल ही है, 2 साल वाली कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था अपन ने। देखा जाए 54, 54B, 54D थीम सेम है कि नहीं है? थीम सेम है ना। 54 घर के बदले में घर, बाकी तो पूरी थीम सेम है। लॉक इन पीरियड भी सेम है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में पैसा जमा कराने की कंडीशंस भी सेम है, मिस यूटिलाइजेशन अनयूटिलाइजेशन भी सेम है, लॉक इन पीरियड में सेल कर दिया तो उसकी कंडीशंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। अरे यार, हाँ देव, बात चल रही थी कि थीम बिल्कुल सेम है, सिर्फ असेट्स चेंज हो रही है और असेट्स भी सेम है। अभी तक इन 3 सेक्शन में सिमिलरिटी है कि जो बेच रहे हो ना राउंड अबाउट वही खरीद रहे हो। घर के बदले में घर, एग्रीकल्चर लैंड के बदले में एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बदले में। अब से असेट्स चेंज हो जाएंगे, बेचोगे कुछ और खरीदोगे कुछ और। 54EC कॉमन सेक्शन है। कॉमन सेक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीज़ बेच रहे हो वो कोई सी भी बेच सकते हो। अभी तक बेचने वाला स्कोप बहुत लिमिटेड था, रेसिडेंशियल हाउस ही होना चाहिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही होनी चाहिए। मतलब इन 3 सेक्शन के जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत प्रिसाइज है। लेकिन अब जो सेक्शन 54EC है वो कहता है एनी लैंड एंड बिल्डिंग, कोई सी भी जमीन जायदाद बेच दो। ये भी इन्होंने इसका स्कोप है ना, अभी 2 से 3 साल पहले थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इससे पहले तो इसमें लिखा हुआ था एनी लॉन्ग टर्म असेट, कोई सा भी लॉन्ग टर्म असेट बेचो। जितने भी आपने असेट्स पढ़ रखे ना, घर की ज्वेलरी भी बेचो आप, और क्या खरीद लो, NHAI और RECL। मेरे मुंह पे 2 नाम चढ़े हुए हैं क्योंकि शुरू से ये 2 नाम ही थे, 2 अभी इन्होंने और ऐड कर दिए, तो आपके मुंह पे 4 चढ़ने चाहिए, NHAI, RECL और एक PFL। CFL का बड़ा भाई PFL, और क्या है IRFC। PFL पावर फाइनेंस, L में कॉर्पोरेशन थोड़ी आएगा, लिमिटेड आएगा, तो PFC होगा। अच्छा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा, PFCL होगा वो, ठीक है। PFCL और IRFC इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अभी तो नहीं करा उन्होंने, 4 कर रखे, चारों में से कोई से भी बॉन्ड खरीदो। अब ये बॉन्ड स्पेशल है, तो देखो समझो, जो चीज बेची वो तो कोई सी भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शर्त सिर्फ एक ही है, लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब मैं दुकान बेचूं, शोरूम बेचूं, ऑफिस बेचूं, खाली जमीन बेचूं, बने हुए फ्लैट्स बेचूं, कुछ भी बेचूं, ठीक है। खरीदूं क्या, इन 4 कंपनी के बॉन्ड्स। अब 4 कंपनी मेरे लिए तो बैठी नहीं है कि मेरे को कैपिटल गेन एग्जाम कराना है तो वो बॉन्ड नए इशू करेगी। उनके तो जब जब स्कीम आती होगी, जब जब प्रोजेक्ट आते होंगे तब तब बॉन्ड इशू करते होंगे, तो उनके बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, समझ रहे हो, कि जब मेरा तो घर मकान अभी बिका, मेरा एग्जामिशन इस साल में आया, वो तो 1-2 साल पहले ही अपने बॉन्ड्स इशू कर चुकी है। उसने जब अपने बॉन्ड्स इशू करे तो आप सबने खरीद रखे थे, तो मुझे वो बॉन्ड्स कंपनी से मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपसे खरीदने होंगे। आपसे खरीदने होंगे तो भाई बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स तो रिडीमेबल होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं जो परपेचुइटी तक चलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल होते हैं और बॉन्ड्स भी रिडीमेबल होते हैं। तो उनकी कोई टाइम पीरियड होगा कि इतने टाइम में वो रिडीम हो जाएंगे, तो मिनिमम उनका रिडेम्पशन पीरियड कितना बाकी हो, 5 इयर्स बाकी हो। कि आप जो बॉन्ड आज खरीद रहे हो, क्योंकि ये लोग समझो आप NHAI जब भी उसको कोई बड़ा हाईवे बनाना होगा तो वो बॉन्ड्स इशू कर देगी, जब भी उसको पैसों की जरूरत होगी तो वो बॉन्ड्स इशू कर देगी। तो उनकी ये रेगुलर प्रैक्टिस है, हर 2-3 साल में वो बॉन्ड्स इशू करती रहती है।
अब उनके बॉन्ड्स कुछ 2 साल के भी हो सकते हैं, कोई 3 साल के भी हो सकते हैं, कोई 5 साल के, कोई 10 साल के, कोई 20 साल के। आपको कौन से वाले खरीदने हैं? 5 साल जिसका टाइम पीरियड बाकी हो, खरीद लो, किसी से भी खरीद लो, एग्जेम्पशन ले लिया। अब समझो ये तो बॉन्ड है ना, मार्केट में मिल रहा है, इसमें कोई जांच परख तो करनी नहीं है, ये खरीदूं कि ये खरीदूं। घर में तो बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, भाई लोकेशन क्या है, रोड बने हुए हैं, बिजली आती है, पानी वहाँ अवेलेबल है, पड़ोसी कैसे है, जो हमारा धर्म है उसकी वो जो कम्युनिटी प्लेसेस है वो वहाँ से कितनी दूर पड़ती है, हमारे रिश्तेदार कितने दूर पड़ते हैं, बिजनेस मार्केट कितना है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सोच समझ के लेते हैं। ये तो 2-4 बॉन्ड जो मिल रहे होंगे मार्केट में अवेलेबल होंगे, उनमें से ही खरीदना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखोगे? एक आपकी 5 साल वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें अच्छा मिल रहा है। हाथों हाथ खरीदने तो इसमें 2 साल 3 साल नहीं देंगे, कितने देंगे? 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर और रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले। अगर 6 महीने बाकी नहीं है तो सर अभी मार्च में कैपिटल गेन हुआ तो मेरे को तो जुलाई में क्या देना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आपके 6 महीने तो सितंबर में खत्म हो रहे हैं, तो फिर अरे भाई वो अब तो 6 महीने भी नहीं है, अब तो क्या है? रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले मतलब आपके पास इसमें कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में जमा कराने की कोई ऑप्शन नहीं है। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जयराम जी की खरीद लिए, एग्जेम्पशन ले लेंगे। बाकी सबका लॉक इन पीरियड कितना था? 3 साल। इसका लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल। अब 5 साल में आप इसको बेच नहीं सकते, तो कुछ शाणे लोग क्या करते हैं? बेचते नहीं है, उसको किसी के पास गिरवी रख देते हैं। मेरे को पैसों की जरूरत है तो या तो मैं बेच दूं या फिर मैं इससे लोन लेके आ जाऊं। आप इसको गिरवी भी नहीं रख सकते। अगर आपने इसको कहीं पे गिरवी रख दिया होगा ना तो उसमें भी फिर वापस से कैपिटल गेन अप्लाई हो जाएगा, कि वो जो कैपिटल गेन पहले हुआ था वो अब क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा, गिरवी रख दिए तो। समझ में आया? ठीक है। इसकी बेचने वाली कंडीशन देखो, इसमें शायद कॉस्ट में से कुछ भी माइनस नहीं होता। ये जब आप बेच दोगे तब वो एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ सुनो, मत पढ़ो, तुम्हें लैंग्वेज तुम ढूंढते रह जाओगे, समझ में आएगी नहीं। अभी तक वो जो सिमिलर वाले एसेट थे, वो नए घर अगर आप बेच दोगे तो आपका जो जितने की कॉस्ट थी उसमें से एग्जेम्पशन माइनस हो रहा था ना। थोड़ी सी ट्रिकी चीज थी कि नहीं थी? मैं तो कहता सीधा सट क्या कर रहा है सर, ये जो बेचा उसका कैलकुलेशन अलग कर लेना, जो कैपिटल गेन मेरा हुआ वो रिवर्स कर दो, पहले एग्जेम्प्ट हो गया था अब क्या कर लो? टैक्सेबल कर लो। ये दिमाग क्यों लगा रहे हो आप? तो इस वाले में दिमाग नहीं लगा रहे। आपने अगर ये बॉन्ड बेच दिया तो इस पे जो कैपिटल गेन है वो सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा, कितने में खरीदा था, कितने में बेचा है, जो है वो उसका कैपिटल गेन। और ये जो कैपिटल गेन आपने एग्जाम कराया था इसको खरीद के, वो एज इट इज लॉन्ग टर्म एग्जाम कराया था तो एज इट इज लॉन्ग टर्म टैक्सेबल। जिस भी साल में आप इसको बेच दोगे या इसको आप मनी में कन्वर्ट करा दोगे, मतलब इसको गिरवी रख लोगे। समझ में आ रहा है? सिंपल सादा है। ठीक है, बोल। हाँ हाँ, ये बात अपन ने पढ़ी थी ना कल, कि मैक्सिमम उसमें कितना था? 54 में 10 करोड़। 54D में कुछ भी नहीं है, 54B में भी कुछ नहीं है, 54D में भी कुछ नहीं है। इसमें कितना है? 50 लाख। मैक्सिमम 50 लाख तक ही मिलेगा। और इसमें एक ट्रिक और है, वो अभी कल डिस्कस नहीं करी, आज डिस्कस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख है। अब मैं कहूँ कि मैंने मेरी कोई प्रॉपर्टी बेच दी 1 करोड़ में, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा ही होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है 40 लाख, तो मेरा कैपिटल गेन कितना है? 60 लाख। मैं पूरा तो चाह के भी माफ नहीं करा सकता, क्योंकि 54EC में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है? 50। अब मैंने पूरे 60 इन्वेस्ट कर भी दिए तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा मुझे? 50। तो 10 तो वहीं टैक्सेबल हो गए। अब ये जो 60 लाख के मैंने बॉन्ड खरीदे, इसको मैं 2-3 साल में सेल कर रहा हूँ, तो इसको मैं जितने में सेल कर रहा हूँ उस पर जो कैपिटल गेन वो बात अलग हो गई बिल्कुल ही। 60 की चीज़ 62 में बेच दी, 2 लाख का कैपिटल गेन, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो मैंने 50 लाख पहले एग्जाम कराया था ना, वो वापस से जिस साल में मैंने सेल किया है उस साल में 50 लाख रुपए एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। आ रहा सबको? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ू। हाँ, एक 80 का। अब ये ट्रिक तो बतानी रही गई आपकी, वो 50 लाख वाली थोड़ी कंडीशन पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगेगा उसमें। कहाँ पढ़ोगे आप इसको? पेज नंबर 2 में फर्स्ट कॉलम में आखिरी वाली लाइन, मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट
एंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर इज 50 लाख। अब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत तगड़ी चीज है। वो कह रहे हैं भाई ये मेरा प्रीवियस ईयर 23, 24, ठीक है। अब इसमें मान लो मैंने जनवरी में कोई एसेट सोल्ड किया, उसको मुझे क्या करना है, एग्जाम कराना है। तो मेरे पास 6 महीने है ना, 6 महीने हैं, तो वो तो कहाँ तक चला जाएगा, जनवरी से लेके के जून तक चला जाएगा। ढक्कन नहीं, जून तक जाएगा ना। मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करना है, जुलाई तक। तो जून तक मेरे पास इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो अब मैं कैसे भी करूं उसको, आपको तो 6 महीने में खरीदना है। मैंने 10-10 लाख रुपए करके 5 बार में कर दिया, कोई टेंशन थोड़ी है। कुछ के मैंने NHAI के ले लिए, कुछ RECL के ले लिए, कुछ PFCL के ले लिए, कुछ RFSL क्या था, IRFC के ले लिए। मेरी मर्जी है कितने भी लूं, अलग अलग डेट पे लूं। इस डेट तक लेने थे। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 लाख। अब वो कह रहा है सालो 50 लाख करंट और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर मिला के होने चाहिए, समझे। मतलब ये 50 लाख 2 साल की लिमिट है, समझे। ये 50 लाख 2 साल की मीन्स अब आप अगले साल वापस से कोई असेट बेचोगे तो फिर से तुम कहो कि मैं 50 लाख इस साल में खरीद लूं तो एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये अब मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ। अकेडमिकली इस चीज़ का इम्प्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि अकेडमिकली वो आपको 1 साल का ही क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको 50 लाख खरीदना है। तो आप ये जो मैं समझा रहा हूँ वो तो बहुत अपर लेवल वाली चीज़ हो गई। आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, 50 लाख बस। रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले 6 महीने के अंदर अंदर कितने लेने हैं, 50 लाख, उससे ज़्यादा का नहीं। अब वो क्या पूछ रहा है, सर 50 लाख एक बॉन्ड की है, एक असेसी की है कि एक असेट की है। 3 चीज़ अलग अलग हो गई ना। 4 तरीके के बॉन्ड है, तो चारों में 50-50 लाख खरीद के 2 करोड़ के खरीद लूँ क्या, नहीं। ये तो लॉजिकल सी बात है, बेवकूफ़ है क्या साले, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं, सब मिला के कितने, 50। अब 50 लाख सर मैंने साल भर में ऐसे 3 प्रॉपर्टी बेची, तो 3 बार 50-50 लाख खरीद लूं क्या, नहीं। आप भले ही 3 बेचो, 54EC में मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो, 50 लाख। समझे कि नहीं। मतलब अगर अपन यूं देखें कि पहली प्रॉपर्टी मेरी 30 लाख की बिकी, ठीक है, तो मैंने पूरे 30 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए, एग्जाम। अगली प्रॉपर्टी मेरी 15 लाख की बिकी, मैंने 15 लाख के भी बॉन्ड्स खरीद लिए, एग्जाम। उसकी अगली प्रॉपर्टी मेरी 20 लाख की बिकी, तो मैंने 20 लाख के और खरीद लिए, पर मुझे को एग्जेम्पशन कितना अलाउड होगा, 5 ही अलाउड होगा। ये समझ में आया सबको, ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 50 लाख में। डन, क्लियर है, ओके। अब अगला चलते हैं। अगले वाले पे मैंने स्टार मार्क करवा रखे हैं 54F पे। बड़ी तगड़ी चीज है भाई, डरा नहीं रहा हूं, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि मैक्सिमम, मतलब यूं मान लो कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया और उसमें एग्जेम्पशन का कोई उसने पॉइंट दिया, तो 90% चांसेस है कि वो एग्जेम्पशन कौन सा होगा, 54F होगा। और इसका जो स्कोप है वो बाकी सारे सेक्शन से बहुत बड़ा है। ये यूं कहता है कि वापस वो घर वाली बात कि भाई साहब राजा कब बढ़िया माना जाएगा, जब प्रजा सुखी होगी। प्रजा सुखी कब मानी जाएगी, जब उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया होगा। लिविंग स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, मकान। मकान अच्छे से अच्छे होने चाहिए। तो मकान के लिए वो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स देते हैं कि जिस मकान में आप रह रहे हो उसका ब्याज, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो भी अलाउड। उसको लोन लेके बनाया तो उसका जो लोन चुका रहे हो वो भी आपका डिडक्शन है। मकान बेच के मकान खरीद रहे हो तो वो भी माफ़ है। तो अब एक और प्राणी उनके पास रोता रोता गया राजा साहब के पास कि राजा साहब मैंने इनकम टैक्स पढ़ी आपकी, आप उसमें क्या कहते हो कि भाई तूने तेरा मकान क्यों बेचा है, नया मकान खरीदने के लिए। तो जो मकान बेचा है उस पर जो भी कैपिटल गेन है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। कहानी ज़रूरी है, ढंग से सुनना। तो अब एक बात बताओ मेरे लिए क्या, कि मैं तो किराए के मकान पे रहता था, ठीक है। अब किराए के मकान पे जो आदमी रहता है उसकी ज़िंदगी भर की तमन्ना यही रहती है कि मेरा खुद का मकान हो। तो वो अपनी पूरी लाइफ पेट काटता है, पैसे जोड़ता है और मकान खरीदता है। अब जब मकान तो बड़ी चीज़ है ना भाई, अब वो जब पैसे जोड़ रहा है तो बेवकूफ़ आदमी होता है कि जो पैसे जोड़ के बैंक में रखता है।
समझदार आदमी जैसा जैसा पैसा जुड़ता जाता है उसको छोटी छोटी चीज़ों में क्या करता जाता है, इन्वेस्ट करता रहता है। मतलब वो छोटे छोटे असेट्स खरीदता है, कोई गोल्ड खरीदता है, कोई सिल्वर खरीदता है, कोई शेयर्स खरीदता है, कोई छोटे छोटे प्लॉट खरीदता है। और फिर जब उसको ये रह जाता है कि भाई मेरे पास अब इतने असेट्स हो गए कि मैं इनको बेच के मेरा एक बढ़िया सा मकान बना सकता हूँ, तो फिर वो क्या कर देता है, उन सारी चीज़ों को बेच के सारा पैसा कहाँ लगा देता है, मकान में लगा देता है। होता है कि नहीं होता? आप में से किसी के मम्मी पापा के साथ हुआ है ऐसा कि पापा ने छोटे छोटे असेट्स खरीदे हो और फिर खुद का घर मकान बनाया हो? ये तो सबके साथ हुआ होगा। जब हमारा खुद का मकान बन रहा था तो पापा धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टी, एक एक चीज़ बेचते गए और पैसा मकान में लगाते गए, चीज़ें बेचते गए, पैसा मकान में लगाते गए। तो अब अगर मेरी चीज़ें बेचने पे आप मुझसे टैक्स ले लोगे तो मेरा मकान कैसे बनेगा राजा साहब? मेरा बात तो बिल्कुल सही है। अब आप एक बात बताओ, उसके पास तो पहले से एक मकान था, वो तो उस मकान को बेच के नए में जा रहा है, तो नया वाला तो बढ़िया में जा रहा होगा, तो वो तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड कर रहा है। मेरे पास तो खुद का है ही नहीं, तो मैं तो अब मकान लेने जा रहा हूं और अपनी सारी ही चीजें बेच रहा हूं, तो एग्जेम्पशन के लिए मैं ज्यादा हकदार हूं कि वो आप? तो राजा साहब ने कहा यार बात तो बिल्कुल वैलिड है तेरी, कि ठीक है तेरे लिए भी एग्जेम्पशन। और अब कैसे एग्जेम्पशन? कि कोई सा भी असेट बेचो, एनी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, कोई सा भी, ज्वेलरी बेचो, शेयर्स बेचो, कुछ भी बेचो, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उम्मीद है ना आपकी, बरसों की ख्वाहिश है ना आपकी, तो 1-2 साल में तो पूरी हो नहीं जाएगी। बरसों पैसा जोड़ोगे तो घर बनेगा। तो भाई एनी लॉन्ग टर्म असेट बेच के अगर आप घर बना लेते हो तो सबका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्लियर? अब इसमें एक ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? राजा साहब ने उसकी बात सुनी और उसकी बात को रखी। अब भैया हम हाथ दे रहे हैं, कंधे पे मत चढ़ लेना, ठीक है ना? तो फिर क्या करेंगे, उतनी ही चीजें बेचना जितने का घर बनाना है। अब वो शाना क्या करे कि उसने वापस से चीजें तो बेची 50 की, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया, 20, कैपिटल गेन कितना हो गया, 30। अब वो कह रहा है मैंने तो 50 की चीज बेची, अब कैपिटल गेन तो 30 है ना। तो 2 एग्जांपल लेता हूँ। उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं एक मकान खरीद लूँ 40 लाख का, या मैं एक खरीद लूँ 25 लाख का। आम जिंदगी क्या कहती है कि अगर तूने 40 का खरीदा तो 40 और 30 विच एवर लोअर 30 एग्जाम, पूरा 30 एग्जाम। अगर तूने 25 का खरीदा तो 30 और 25 विच एवर लोअर 25 एग्जाम, ठीक है। अभी अपन ये सेकंड वाले ऑप्शन को थीम लेके समझते हैं कि उसने चीज़ बेची 50 की और घर खरीदा 25 का। अब वो क्या समझ रहा है बेचारा कि मेरे 25 लाख रुपए तो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, राजा जी ने मेरे को छूट दे रखी है, 25 एग्जेम्प्ट, 5 लाख टैक्सेबल। राजा जी उसके माथे आएंगे, क्या कहे बे साले, जब तुझे मकान 25 का ही बनाना था तो चीज़ें तूने 50 की क्यों बेची, चीज़ें 50 की क्यों बेची? आधी बेच देता, प्लॉट बेच रहा है आधा बेच देता, ज्वेलरी बेच रहा है आधी ज्वेलरी बेच देता, शेयर्स बेच रहा है थोड़े कम बेच देता। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमारे हिसाब से तूने यूँ कहा था कि मैं सारी चीज़ें बेच के घर बनाऊंगा, जितनी भी चीज़ों से घर बनाएगा उन सारी चीज़ों का कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम। अगर तू 50 लाख का घर बनाता तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम करता, तूने तो घर आधे का ही बनाया, तो कैपिटल गेन कितना एग्जेम करूंगा, आधा। तो मतलब अब 30 लाख में से 25 नहीं, कितने, 15 ही एग्जेम्प्ट होंगे। लॉजिकल है कि नहीं है? लॉजिकल है कि नहीं है? 15 ही एग्जेम्प्ट होंगे। भाई तूने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, 50%, तो एग्जेम्पशन भी कितना मिलेगा, 50%, मतलब 15 क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। एंड इन ऑप्शन नंबर 1 तूने कितना इन्वेस्ट किया, 80%, यस और नो, 80%, तो तुझे एग्जेम्पशन भी कितना मिलेगा, 80%। तो इन दैट केस कि आपके 50 माइनस 20 बचेगा 30, आपने इन्वेस्ट किया है 80, तो 80%, किसका 80%, कैपिटल गेन का 80%, तो 30 का 80% कितना आएगा, 24 आपका एग्जाम, 6 लाख टैक्सेबल, ठीक है। तो ये चले अपन आम जिंदगी से मेंटोस की तरफ। आम जिंदगी में क्या हो रहा था, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। इसमें हो रहा है प्रोपोर्शनेट, क्या हो रहा है, लिख लो वहां पे आप सेक्शन 54F में जो 4th नंबर का कॉलम है, अमाउंट एग्जेम्पशन ऑफ, उसमें नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के नीचे लिख दो प्रोपोर्शनेट। उससे आपको पूरी थीम याद रहेगी कि मुझे एग्जेम्पशन कितना देना है, प्रोपोर्शनेट, जितना इन्वेस्ट करोगे उसका प्रोपोर्शनेट।
अब ये प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, देखो प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। आप 80% कहां से आए बेटा? 80% कहां से लाए? 40 डिवाइड बाय 50 करके 80% आया ना। ये सबको समझ में आ रहा है? लॉजिकल है। तो 40 मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। 40 मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन 50 मतलब नेट सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन नहीं। सर 50 लाख, मैंने तो मकान 60 लाख में बेचा था, 60 लाख में बेचने में 10 लाख का तो खर्चा ही हो गया। तो आप कहोगे 60 के 60 पूरे इन्वेस्ट कर कहां से लाऊं? 10 का तो बेचने में ही खर्चा हो गया, जेब में 50 बचे हैं तो 50 का ही तो घर खरीदूंगा ना। तो इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नेट सेल कंसिडरेशन। तो अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। तो ये आ गया आपका प्रोपोर्शन। जितना प्रोपोर्शन इन्वेस्ट किया उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। किसका? कैपिटल गेन का, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, देखो, कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं? अब ये छोटी सी बात बच्चों को परेशान करती है, आई डोंट नो व्हाई। इसमें ऐसा क्या खास है? हमें तो हमारा स्लोगन याद है ना, आम जिंदगी और मेंटोस। आम जिंदगी में कंपेयर सीधा सीधा अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर लोअर, लगा क्या दिमाग? सिंपल है कि नहीं है? अब इसमें दिमाग लगा तो लॉजिक भी लगा भाई। राजा जी के बाद रोता रोता आया था कि सब बेच के घर बनाऊंगा, तो भाई उतना ही बेच जितने का घर बनाना है। जितना तू इन्वेस्ट करेगा उतना ही एग्जेम्प्ट होगा, जितना पोर्शन इन्वेस्ट करेगा उतना ही क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो प्रोपोर्शन कैसे निकालें? अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। ये आ गया प्रोपोर्शन, 80% या 50% मल्टीप्लाई बाय कैपिटल गेन। ये आ जाएगा आपका एग्जेम्पशन। समझ ला कि नहीं? समझ ला, ठीक है। अब इसमें भी सारी शर्तें वैसी की वैसी ही अप्लाई होगी। क्यों? सर घर खरीद रहे हैं, ये नहीं अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करके खरीदेंगे नहीं, पूरा रिसर्च करेंगे। तो भाई 1 साल पहले खरीद सकते हो या 2 साल बाद खरीद सकते हो, बना रहे हो तो 3 साल। ठीक है, जोर पड़ रहा है? क्या चीज समझ में नहीं आ रही? बोल। हाँ, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, हाँ, बेचने में जो खर्चा लगे, एजेंट का, ब्रोकर का, कागज कंकोत्री का, वो जो छोटा सा होगा। सिंपल यही था बस। और किसी कोई डाउट है यहाँ पे? आगे बढ़ूं फिर मैं? बोल बोल परमेश्वर। हो गया? ठीक है, तुम्हारा जैसा ही डाउट होगा। चलो आगे बढ़ूं बेटा, सबको समझ में आ रहा है? ओके। टाइम पीरियड सर नया घर खरीदने का, जिस साल आपने अपना असेट ट्रांसफर करा उसके 1 साल पहले खरीद लो या फिर 2 साल बाद खरीद लो। बनाना है तो 3 साल का टाइम पीरियड। सर 1 साल खरीद लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, पहले खरीद लेंगे तो टेंशन नहीं, कितने का खरीदा, अमाउंट है मेरे पास, खटाक से क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन 2 साल 3 साल का टाइम पीरियड है तो हिसाब तो 4 महीने में देना है। तो अमाउंट कहाँ जमा कराएंगे? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में जमा कराएंगे। जितना जमा कराओगे उतना डीम्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ईमानदारी तुम्हारी। अगर बेईमानी करोगे, मिस यूटिलाइज करोगे, तो जिस साल में मिस यूटिलाइज किया उस साल में टैक्सेबल। 3 साल खत्म हो गए, अब यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, तो जो अनयूटिलाइज अमाउंट अकाउंट में बचा रह गया वो तीसरे साल में क्या हो जाएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो आपने मकान खरीद लिया, नया मकान खरीद लिया, तो लॉक इन पीरियड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितना आएगा? 3 साल। 3 साल में आप उसको बेच नहीं सकते, बेच दोगे तो अब कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा, नए वाले की कैलकुलेशन अलग थलग उसकी हो जाएगी। पुराना वाला जो एग्जेम्पशन था वो एज इट इज क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। समझ में आया? मतलब वो जो लॉक इन पीरियड में असेट को ट्रांसफर करने से पुराने वाले कैपिटल गेन पे जो इम्पैक्ट आता है उसको दोबारा से जो टैक्सेबल करना है वो 54EC और 54F में सेम है। बाकी जो पहले के 3 थे 54, 54B, 54D, उसमें से वो नए असेट की कॉस्ट में से क्या कर देता था? माइनस। वहां दिमाग लगा रहा है या सिंपल रख रहा है? समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में सबको? ओके, बोल भाई। हाँ,
साले तेरे पास रहने को मकान नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक, कोई कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अपन मानते हैं, शौक है आदमी। मेरा एक दोस्त है, उसके पास सच में रहने को मकान नहीं है, किराए के मकान में रहता है, लेकिन मोबाइल चलाएगा एप्पल 15 प्रो, उसके एयरपॉड्स भी रखेगा फुल लेटेस्ट जनरेशन के, ठीक है, और गाड़ी रखेगा मुझसे 4 गुना 8 गुना बड़ी रेक्सटन की, जिस कोटा में 2-4 ही होंगी, ठीक है, और फिर उसमें मतलब उसके बाद आप जो मांगो सब है। 72 इंच का टीवी है उसके घर में, बड़े बड़े स्पीकर के माइक के मशीन के सेट है उसके पास में, गाड़ी धोने के लिए इतनी बड़ी मशीन है प्रेशर वाली, हर चीज, मतलब पागल है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों के पीछे। तो अब ऐसा कोई और भी पागल हो जो पेंटिंग के पीछे पागल हो, या मोनालिसा उसके बाप दादा हो, हाँ छोड़ गए हो। तो अगर ऐसा है समझो, मैं कैसे बेचूं? मत बेच भाई, पूरी बेच। अबे तो हम थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं यार, वहां पर हाथ दिया तो ये चढ़ गया ना, देखो। बेचना बेटा, पूरी बेच। अब घर भी उतने का ही खरीदेगा जितने का लेना होगा, एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्ती बड़ा घर थोड़ी खरीद लेगा, खरीद ले। अब तेरे को कैपिटल गेन भी तो हुआ है ना, तो एग्जामिनेशन देने में क्या जा रहा है तेरा, सॉरी टैक्स देने में क्या जा रहा है तेरा? होगी ना टैक्सेबल, पेंटिंग तो टैक्सेबल है ही सी। टैक्स बचाने के लिए तूने घर खरीद लिया तो भाई जितने का खरीदेगा उतने का ही तो एग्जेम्पशन देंगे। मैं तो कह रहा हूं यही चीज सही है। उससे पहले तो राजा जी बहुत ही धन्यान राजा हरिश्चंद्र हो रहे थे, वो पूरा ही एग्जेम्प्ट करवा रहे थे। ये तो रूल शुरू से एप्लीकेबल होना चाहिए था कि भाई जितना काम में लिया, आज तेरे पास पेंटिंग बेच के जेब में पैसा कितना आया? 50 लाख। तू घर 25 का खरीदेगा, बाकी 25 तो उड़ाएगा तू, तो फिर वो सरकार तो देखती रहेंगे, साला टैक्स तो दे नहीं रहा, पैसे फुल उड़ा रहा है, तो फिर टैक्स भी लेंगे। गलत क्या है इसमें? हाँ अभी भी उसको गलत ढूंढ रहा है इसमें कि क्या गलत है। गलत नहीं है ना बेटा यार, पैसे भी तो बच्चे 25 लाख जेब में। अच्छा चल 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 मैं चल मेरे को तो टैक्स नहीं देना सर, ये तो गलत है, मैं टैक्स क्यों दूं? अरे भाई 25 लाख के तू RECA लेने चाहिए कि बॉन्ड खरीद ले, वो भी तो खरीद सकता है ना, वो बॉन्ड खरीद ले, सरकार को दे दे पैसा, सरकार माफ कर दे। दोनों एग्जेम्पशन एक साथ ले सकते सर, 3 एग्जेम्पशन एक साथ ले सकते, तीनों ले सकते हो। मतलब मेरे को तो कोठी बनानी थी भाई, तो मैंने मेरा पुराना वाला मकान भी बेच दिया, बाप की जमीन भी बेच दी, ठीक है, सब बेच दिया मैंने। तो अब कितने कितने का बेचा? उससे 50 लाख का पुराना मकान बिका, 50 लाख रुपए की पापा की कोई और जमीन बिकी, 1 करोड़ रुपए आए, मैंने 1 करोड़ की कोठी बना ली। तो घर के बदले में घर, पूरा 50 इन्वेस्ट, 50 के बदले में 50, पूरा 50 इन्वेस्ट, तो वहां भी फुल कैपिटल गेन एग्जाम, यहां भी फुल है कैपिटल गेन एग्जाम। समझ में आया? आप इसको और जस्टिफिकली भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो समझो, और जस्टिफिकली भी ले सकते हो। सर आपने मान लो 50-50 की 2 चीजें बेची, अरे हाँ रुक जा, कम कर देता हूँ उस वाले अमाउंट को। 50-50 की 2 चीज बेची, मकान सिर्फ 80 लाख का ही बना है, ठीक है। तो अब क्या सरकार गड्डियां देखने आई थी क्या? कौन सी गड्डी से मकान बन रहा है, कौन से 20 लाख घर पड़े हुए हैं, इसके पड़े हुए हैं कि इसके पड़े हुए हैं? तो मैं सरकार से क्या कहूंगा, सरकार ये तो बेची मैंने लैंड जिस पे लगता है 54F है ना, और ये है मेरी हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिस पे लगता है 54। तो मैंने जो 80 इन्वेस्ट किए ना, उस 80 में से 50 ये वाले थे। जो 80 इन्वेस्ट किए उसमें से 50 कौन से वाले थे? ये वाले थे। तो ये तो 50 के 50 पूरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, इसका तो 100% कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पे जो भी कैपिटल गेन आ रहा हो, मतलब मान लो ये जमीन मेरी सोने के भाव बिकी, ये जमीन की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही थी 10 लाख, 40 लाख का कैपिटल गेन था, मैंने जो 80 इन्वेस्ट किए हैं उसमें से 50 मैंने इसमें से ही दिए हैं। आप कैसे कंटेंट कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ 50 मैंने इसमें से दिए थे, बाकी के 30 उसमें से दिए थे। आप पहले 50 पकड़ो भाई, इसके पूरे 50 इन्वेस्ट हो गए, 100% इन्वेस्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीदी आ रहा है? अंशिका सबको आ रहा है? प्रथा सबको आ रहा है भाई? समझ में चलूं, आगे बढ़ूं? इसके पूरे इन्वेस्ट किए हैं तो इसका एग्जेम्पशन पूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरा 40 मैंने एग्जाम करा लिया, चलो जयराम जी की, मजा आ गया। अब मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 80।
80 में से 50 इधर से आए थे, इधर से कितने आए 30। सर इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 20, इसका कैपिटल गेन कितना हो रहा था 30। इसमें तो आम जिंदगी लगती है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, 30 पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मजा आ गया, 30 पूरा इधर भी एग्जाम्प्ट हो गया, इधर भी जयराम जी की, और 20 लाख रुपए जेब में बच गए, वो अलग सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर ला के घूमेंगे, गाड़ी के बाहर लगाएंगे, घर के बाहर भी फॉर्च्यूनर की लगाएंगे। ठीक है, अब सर नहीं हुआ होता तो बद्दुआ तुम्हारी लगी होगी। चलो, इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख आता तो, और इधर कैपिटल गेन 35 लाख आता तो तुमने इन्वेस्ट कितना किया था 30, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। क्लियर है? बोल भाई, दिक्कत ढूंढो। अरे भाई मेरी बात सुनो, सर आपने इधर से 50 किया, इधर से 30 किया, वो असेसिंग ऑफिसर अड़ जाएगा, ओए 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 गलत 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 गलत। पहले तूने तेरा घर बेचा था, सुन लो लॉजिकल बात कर रहे हैं। पहले तूने तेरा घर बेचा था, फिर 6 महीने बाद तूने ज़मीन बेची थी, फिर तू घर बना ही रहा था, तो पहले मैं ये मानूंगा कि पहले तूने ये 50 इन्वेस्ट किए, फिर 80 उसमें से इन्वेस्ट किए। मैं कहा तू होता कौन है साले? हु आर यू टू डिसाइड? मेरे पास 50 भी आया, 50 भी आया, 1 करोड़ आया, मैंने 80 लाख रुपए उधर दे दिए, तो गड्डी तुम देखना है मैं देखना है? कि मैं उसमें लिख के वो एक नोट पे कुछ लिखा हुआ आ रहा था ना, सोनम गुप्ता बेवफा है, हाँ, कि मैंने लिख रखा था सोनम गुप्ता बेवफा है, तो तूने नोट से नोट पकड़ लिए। हाउ कैन यू से दैट? समझ में आया? भैया एक ही साल में बिके, कोई सा भी पहले बेचा हो, कोई सा भी बाद में बेचा हो। मेरे पास 1 साल का टाइम पीरियड था, 2 साल का टाइम पीरियड था, 3 साल का टाइम पीरियड था। मैं किसी में भी कुछ भी एलोकेट करूं, मेरी मर्जी। ये एलोकेशन का एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। ये कैपिटल गेन का मोस्ट अपर लेवल वाला क्वेश्चन है, उसमें तो अभी मैं और भी पत्ते खोलूंगा। अभी तो ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल रख रखा है मैंने, ठीक है, वो वहाँ सीखेंगे। वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे कैपिटल गेन का, उससे पहले अपन अभी प्रिपेयर हो रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डाउट है आप पूछ सकते हो, मनमान जितने भी हो। 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। हाँ, अगर चाहे तो किसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लिए तो उसका आधा पार्ट बेच सकते हैं, हाफ पार्ट। हाँ ठीक है, उसमें क्या प्रोपोर्शनेट में माइनस होगा? हाँ करेक्ट, लेकिन उसमें भी समझो केसेस वाइज डिफर करेगा ना। आपने ये यूँ कह रही है मैंने बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा घर खरीदा था, 3 मंजिला मकान, 1 मंजिला मैंने उसमें बेच दी, तो वो कैसे होगा? समझो कि अब थोड़ी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मेरी 50 लाख का मकान था, 20 लाख उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, 30 लाख था। 30 लाख के एग्जाम कराने के लिए मैंने 60 लाख का एक मकान खरीद लिया। मेरे पास खुद के भी कुछ पैसे पड़े थे भाई, 10 लाख रुपए, 60 लाख का मैंने खरीद लिया। अब उस 60 लाख में से 1/3 प्रॉपर्टी में सेल कर रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 20। 40 की चीज़ तो अभी भी मेरे पास बाकी है ना, उस 40 में से 30 का ही तो एग्जेम्पशन लिया था ना, तो इस पे तो आएगा ही नहीं, इस पे तो कोई एग्जेम्पशन इनवैलिड करार दिया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर मैंने रिमेनिंग 20 और बेच दिया, 2 हिस्से बचे थे, 1 हिस्सा और मैंने बेच दिया, तो उसमें से साला तूने 10 लाख का इनवैलिड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उस 20 की कॉस्ट में से 10 क्या कर दिया जाएगा? माइनस। ये कौन सा ले रहा हूँ मैं? ये मैं सेक्शन 54 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसमें से नए की कॉस्ट में से पुराना एग्जेम्पशन क्या करते हैं अपन? माइनस करते हैं। अगर ये सेक्शन 54F होता तो 10 लाख रुपए एज इट इज़ क्या हो जाते हैं आपके? टैक्सेबल हो जाते हैं। ठीक है, केस टू केस डिफर होता है। लकीली अगर ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो हम करेंगे, नहीं आया तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डाउट पूछो, ऐसे डाउट पूछो जो हमारे काम का है। डाउट पूछने के लिए, सर को परेशान करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, दिमाग में फितूर उठा उसको दूर करने के लिए क्लास का टाइम वेस्ट होगा तो वो सही नहीं। ऐसे तो हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बना सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन एग्जाम में आने लायक हो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। बाकी फिर अब मैं इन सिचुएशंस में आपको यूँ कह दूंगा कि आप ऑफिस में आके मुझसे मिलो, मेरी कंसल्टेंसी की फीस है 1 घंटे के 4000 रुपये। ठीक है, आप तो बहुत सस्ते में पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर भी यार छोड़ो, तुम्हारे लिए सब माफ़ है। पहले वो कब से सिद्धि हमारी
करेक्ट सर, वो 30 माफ़ हो गए, 5 लाख टैक्सेबल है, तो मेरे को तो 1 रुपट्टी नहीं देनी सरकार को, ये सारे नेता खा जाते हैं बेचारे सीधे लोग। तो क्या करेंगे, 5 लाख के अपन बॉन्ड खरीद लो, तो 54 EC में 5 लाख भी क्या हो जाएंगे आपके, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था कि एक ही चीज़ पे 2 से 3 एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं क्या? जितने कर सकते हो कर सकते, आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लाइन से कॉमा डाल डाल के उन्होंने एग्जेम्पशन के नंबर लिखे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी कि एक ही एग्जेम्पशन मिलेगा, आप लगाओ सिचुएशन पे सिचुएशन लगाओ। ठीक है, 50 लाख जो गए में फर्नीचर इंक्लूड हुआ है, ढांचा इंक्लूड होता है। लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, फर्नीचर इंक्लूड नहीं हुआ, वो बात अलग है। आपने फुल फर्निश्ड खरीदा हो तो हम ये पेपर में फर्नीचर की वैल्यू अलग से दिखाते नहीं है, तो फुल का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर अलाउड नहीं होता उसमें। सर आपने जो लॉकिंग पीरियड बताया था घर बेचने का, 3 साल था कि 3 साल तक अपन घर बेच नहीं सकते। मान लो अपन ने घर कंस्ट्रक्ट किया, उसको बनने में 3 साल लग गए, हाँ, उसके बाद भी फिर वो 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा कि 3 साल? अरे यार, अरे इस चीज़ को तो यूँ समझो ना तुम लोग कि ये मेरी टाइमलाइन है, या मैंने घर खरीदा था या मैंने घर बेचा था। ठीक है, अब मुझे 3 साल में घर बनवाना था, तो ये 3 साल में घर कंस्ट्रक्ट हुआ, तो लॉक इन पीरियड तो यहाँ से गिना जाएगा जब से घर कंप्लीट हुआ है तब से। अबे वो तो खाली फाउंडेशन था उधर, तो उधर से कैसे गिन लेंगे 3 साल? लॉक इन पीरियड तो जब से तुमने घर बना है, मतलब जब से तुमने घर खरीदा है या बनवाया है तब से 3 साल लॉक इन पीरियड है। मतलब कहानी 6 साल की हो जाएगी तुम्हारी। पहले 3 साल में तुमने बनाया, अब उसका लॉक इन पीरियड 3 साल और। अब इसमें एक और सिचुएशन ऐड ऑन करो, सर मेरे को घर बनाने में 4 साल लग गए, तो मेरा घर तो यहाँ बना ही नहीं था, ये तो 3 साल खत्म हो रहे हैं, मेरा घर तो यहाँ बना है। अब बेटा एग्जेम्पशन तो उतनी ही मिलेगी जितना 3 साल में पैसा लगा होगा। इस साल में जो घर बनने में पैसा मिला उसका लगा, उसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, पर लगा तो सही ना, घर तो यहाँ बना है, तो अब 3 साल तो यहाँ से गिने जाएंगे। हाँ यार, मतलब अपना सारा दिमाग टैक्स बचाने में लगा हुआ है, और सरकार तो उपकार कर रही है कि चल तू घर बेच के घर बना रहा है एग्जाम, ठीक है, तू सब कुछ बेच के घर बना रहा है घर एग्जाम, और ये बनी मनस रहा है, ये बेवकूफ बन गया राजा। ठीक है ना, चलो क्या प्लॉट का क्या बताओ, कोई एग्जामेशन नहीं है, क्यों घर मिलेगा? उल्टा काम हो गया है, तो कि घर मतलब घर बेच के प्लॉट के झोपड़ी में रहेगा क्या? हाँ करे तो, मतलब आप करना चाहते हो, हाँ तो मिलेगा, प्लॉट का मिल जाएगा। सर कंस्ट्रक्ट में करा ही नहीं पाया, कंस्ट्रक्ट में करा ही नहीं पाया, काम चालू किया, पड़ोसी ने स्टे डाल दिया, तो मैं करा नहीं पाया। कोई बात नहीं, जितना तूने 3 साल में लगाया होगा उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, जितने का प्लॉट है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लॉट रेसिडेंशियल होना चाहिए। हाँ भाई, और कुछ आगे पढ़े तो सही अपन, अभी तो मेन चीज बाकी है, अभी तो ये सेक्शन ही खत्म नहीं हुआ है बेटा। इसमें भी मैक्सिमम दो लाइन बतानी है, इसमें भी मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 करोड़ का ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लिख दो वहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 करोड़। क्या तू घर जा रही थी क्या बेटा? ये तो तौहीन हो जाती है हमारी क्लास में। मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 10 करोड़। अगली बात सुनो, 54F में सुनो रे, 54F में राजा के पास जो आदमी रोता रोता आया था, वो क्या कह रहा था कि मेरे पास कोई मकान नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, मेरे तो सपना है घर बनाने का, सब कुछ बेच के भी घर बनाऊंगा। राजा ने कहा तथास्तु, एग्जेम्पशन मिलेगा भाई। लेकिन अब दूसरा उसके लाइन में पीछे खड़ा था, साहब मकान तो है लेकिन उसको बेचना नहीं चाहता, बाप दादा का है, या बेच नहीं सकता, डिस्प्यूटेड है, या बेच नहीं सकता, उस मकान में मेरे दूसरे चाचा का परिवार भी रहता है। ये तो सर आप भी थी सुना रहे। ठीक है, नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही है, सबके साथ है ऐसा कि हम जिस पुराने मकान में रहते हैं वो जॉइंट, अपना हिंदुस्तान है ना यार, यहाँ थोड़ी 18 साल का हो गया चला लग रहा है, यहाँ तो सबको जोड़ जोड़ के रखते हैं, 80 का ही क्यों ना हो जाए साला। ठीक है, तो अब सर वो मकान में बेच नहीं सकता, पर जर्जर हो रहा है, नया तो चाहिए, हमारा भी परिवार बड़ा हो रहा है, तो फिर
अब मेरे पास एक मकान तो है, लेकिन मुझे नया खरीदना था, तो मुझे बचपन से पता था कि इसको बेच नहीं पाऊंगा, तो मैं भी ऐसी ही तैयारी कर रहा था इसकी तरह, किराए वाले की तरह। तो अब मैं मेरे दूसरे एसेट बेच के नया मकान खरीद रहा हूँ, मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा। अब उसके पीछे वाला, सर मेरे पास 2 मकान है, दोनों को नहीं बेचना चाहता, तीसरा खरीदना चाहता, मेरे को भी एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? या भक्त साले, तेरे को मिलेगा? तो अब सेक्शन 54 में तो मेरे बाप के पास 10 मकान, 10वां बेच के एक और खरीद रहा है, एग्जेम्पशन तथास्तु। 54F में एक पुराना हो और नया वाला और खरीदना चाहते हो, नया खरीदने के बाद 2 हो जाएंगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 2 है, नया खरीदने पे 3 हो जाएंगे तो एग्जेम्पशन नहीं है। 1 + 1 2 अलाउड है, 2 + 1 3 अलाउड नहीं है। सर 3 + 1 4 अलाउड है क्या? तो तुम्हें यहाँ मेरे पास तक आना पड़ेगा हाथ पाँव की रेंज तक, ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आया? ओके, सेक्शन 54 एंड हमारा। बाय टाटा, सी यू।